हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रशांत एंड मैं आ गया हूं आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेके फॉर ईयर 2023-24। तो इस सेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसमें पहला वीडियो आपके लिए आ गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो क्लास 11th का जो हम सिलेबस को अगर देखें तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या हो गया भाई? दो पार्ट हम देख लेते एक बार। कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है? इकोनॉमिक्स जो है क्लास 11th की इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में क्लासिफाई की है? दो पार्ट में क्लासिफाई की गई है भाई। दो पार्ट क्या है इसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया गया है। एग्जाम में जब पेपर आएगा तो 40 मार्क्स आपको देगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स दिलाएगा स्टैटिस्टिक्स। 20 मार्क्स का रहेगा आपका प्रोजेक्ट वर्क। यहां तक क्लियर है? ये आपको पता भी चल गया होगा, स्कूलों में बता दिया गया होगा भाई इतना। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका सबसे पहला टॉपिक है उसको लेकर अपनी स्टडी की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है यहां से हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो देखिए, सबसे पहले हमको डिस्कस करना है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या चीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक हमारे पास टर्म आता है वो क्या है। तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चा कंफ्यूज होता है भाई ये है क्या, इसको लेके बड़ा टेंशन है। क्यों भाई टेंशन क्यों है? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कहता है कि 11th में माइक्रो पढ़ना है, लेकिन आईएससी बोर्ड कहता है कि 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इसको लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज ना होइए, हम आपकी सॉल्यूशन पूरा देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले समझते हैं ये माइक्रो मैक्रो है क्या। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड आया है माइक्रो से आया है। तो माइक्रो का मतलब होता था MIKROS। ये माइक्रो जो वर्ड होता था वो कौन सा वर्ड होता था? ग्रीक में। किस लैंग्वेज में दिया था? ग्रीक लैंग्वेज में गिवन था ये वर्ड माइक्रोस। इसका मतलब होता था स्मॉल। इसका मतलब क्या होता था? स्मॉल। तो माइक्रोज वर्ड जो डिराइव किया गया है वो किस लेटर से डिराइव किया गया है? ग्रीक लेटर माइक्रोज से। और वहां से इंग्लिश में जब लिया गया तो इसको बोल दिया माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या हो गया फिर? मतलब स्मॉल। तो स्मॉल कहलाता है माइक्रो। इसी से रिलेटेड वर्ड आया, फिर ग्रीक से ही लिया गया हमारा जो दूसरा वर्ड था उसको बोलते हैं माइक्रो। जैसे मैक्रो आया वैसे मैक्रोज। तो मैक्रोज वर्ड था, इसका मतलब होता था लार्ज। ठीक है, तो लार्ज वर्ड था उससे बन गई इकोनॉमी, जो कि वर्ड आ गया वो आपका बन गया मैक्रो। तो दोनों ही हमारे ग्रीक लेटर के वर्ड थे, हमारे ग्रीक वर्ड थे कौन कौन से? माइक्रोज एंड मैक्रोज। वहां से उसको डिराइव किया गया है और इंग्लिश में लिया गया तो उसको माइक्रो एंड मैक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब लार्ज। ठीक है, अब ये वर्ड आता है इकोनॉमिक्स। अब इसको इकोनॉमिक्स के साथ क्लब किया गया है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी छोटी इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक बड़ी इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं है, छोटी बड़ी यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पार्ट्स में पढ़ना है। तो पहले तो आप इकोनॉमिक्स समझिए क्या है। इकोनॉमिक्स की देखिए बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए और हर किसी ने अपने वे में डिफाइन किया कि ये इकोनॉमिक्स है। कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जिसको हम आपको कोट करके बता सके कि दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की हर इकोनॉमिक्स ने अपनी डेफिनेशन दी। तो जब से सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स क्या है भाई? स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। किसकी स्टडी करना? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। तो हमारी जो जो कंट्री है, कंट्री की हर एक कंट्री की अपनी एक क्या होती? इकोनॉमी होती, अर्थव्यवस्था होती है। इंडिया की है तो इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, चाइना की है तो चाइनीज इकोनॉमी बोलेंगे, रशिया की है तो रशियन इकोनॉमी बोलेंगे, रशियन इकोनॉमी, यूएस की है तो यूएस इकोनॉमी की हम बात करेंगे। तो ऐसे में आप देखते हो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में होता क्या है ये चीज? कोई ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है? नहीं। इकोनॉमी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर लोग रहते हैं और उन लोगों को एक स्ट्रक्चर में काम मिलता है जहां पर वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं इन शॉर्ट। और पैसे को कैसे कमा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, पैसे का खर्चा कहाँ पर करते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं, और ग्रोथ कैसे अचीव करते हैं, इनके ऊपर वर्क करते हैं। तो दिस होल सिस्टम, होल सेटअप, होल फिनोमेना इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क है
जहां पर लोग काम करते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, खर्च करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो दिस होल सेटअप इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो हर कंट्री का अपना इकोनॉमी है। तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, और उसी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक डेफिनेशन और आती है इकोनॉमिक्स को लेके जो कि बहुत कॉमन है, कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्या है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब किसकी स्टडी करना? मैनकाइंड की। मैनकाइंड मतलब ह्यूमन, इंसान, जो हमारे ह्यूमंस हैं, जो हमारे यहाँ स्टेट में, कंट्री में रहते हैं, जितने भी लोग हैं, इनके बारे में स्टडी करना। और क्या स्टडी करोगे? कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कैसे पैदा होते हैं, कैसे जाते हैं? नहीं, यहाँ पर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी डे टू डे लाइफ में व्हाट दे डू। तो एक ह्यूमन अपने जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, ह्यूमंस है हमारे, वो रहने में क्या करते हैं भाई? सोसाइटी में रह रहे हैं, एक कंट्री में स्टे करते हैं, तो वो क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में? व्हाट दे आर डूइंग। तो उनकी डेली एक्टिविटीज को स्टडी करना। डेली वो सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, इसको स्टडी करना नहीं। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में व्हाट एक्टिविटीज दे आर परफॉर्मिंग, कौन सी एक्टिविटीज, मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो इकोनॉमिक्स इज मोर कंसर्न्ड विथ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन शॉर्ट, in a day to day life what human beings are doing in a state, in a country, उसकी स्टडी करना इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है हमारे पास? स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ह्यूमन डे टू डे लाइफ में क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे ग्रोथ हो रही है उनकी, इनके बारे में स्टडी करना इकोनॉमिक्स हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच, ठीक है, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स क्या है? इंडिविजुअल मतलब सिंगल, इकोनॉमिक का मतलब होता है फाइनेंस रिलेटेड, जो मनी में इन्वॉल्व है, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डील कर रही है, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, कुछ भी ये काम हो। यूनिट्स मींस फर्म। तो जहां पर हम इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि पूरी कंट्री में किसी भी एक इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल बिजनेस या सिंगल बिजनेस यूनिट या फर्म या कंपनी के, फैक्ट्री के बारे में आप पढ़ रहे हो, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ microeconomic theories. In a microeconomics we study the individual economic units। और क्या स्टडी करेंगे उनके बारे में? उनकी प्रॉब्लम्स, उनके बिहेवियर को, व्हाट दे डू इन अ डे टू डे लाइफ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट मान लेते हैं टाटा ग्रुप है हमारे पास। तो टाटा ग्रुप के बारे में पढ़ना हमारा किसका पार्ट होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। क्यों भाई? क्योंकि टाटा एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है ना पूरी कंट्री में। हमारी कंट्री में टाटा तो एक छोटा सा पार्ट है, रिलायंस है, अडानी है, बिड़ला है, बहुत सारे फर्म है ना। तो इन सब के बारे में जब इंडिविजुअली आप पढ़ोगे, देन इट बिकम्स स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन जब आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बिहेवियर पूरी कंट्री का एज अ होल पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? बिहेवियर या प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरी कंट्री को एक साथ आप पढ़ रहे हो। जैसे इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, पॉपुलेशन कैसा है, पॉवर्टी के बारे में पढ़ो। तब आप नहीं देखते हो ना कि किसी एक कंपनी के बारे में पढ़। यहाँ पर आप क्या देखते हो? वो प्रॉब्लम्स जो पूरी कंट्री में ओवरऑल फेस की जाती है, उनकी स्टडी की जाती है। जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, मनी हो गया, बैंक से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इनके ऊपर जब आप पढ़ते हो, सो इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, ये लार्ज इकोनॉमी है। मतलब पूरी इकोनॉमी का एक साथ पढ़ते हो। पूरे इंडिया में गरीबी कितनी है, भुखमरी कितनी है,
बेरोजगारी कितनी है, ये क्या है, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो कि हम कंट्री वाइज पढ़ते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल स्टेट या इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल सिटी की बात करते हैं ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्लियर है आपको, माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस क्या हो गया। अब इसके और पार्ट देखते, व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे अगर आपने कहा टाटा का मैंने एग्जांपल लिया, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में वी विल स्टडी अबाउट टाटा ग्रुप। ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया, टाटा ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो टाटा ग्रुप के बारे में आप क्या पढ़ोगे, वो क्या काम करते हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ऐसा पढ़ेंगे ना। तो क्या पढ़ते हैं इसमें, उनके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, कितनी लागत आती, कॉस्ट कितनी आती है, पैसा कितना जनरेट करते हैं, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, प्रॉफिट कितना होता है, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो व्हेनेवर यू विल स्टडी अबाउट एनी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, तो क्या पढ़ोगे उसके बारे में। भाई टाटा के बारे में आप पढ़ने गए तो आप टाटा के बारे में क्या पढ़ोगे, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितनी सेल्स करते हैं, कितना डोनेशन देते हैं, कितनी रेवेन्यू आता है, यही सब तो पढ़ेंगे ना। सो दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो इनको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इन्हीं को माइक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो किसी भी चीज के बारे में, तो किसी भी फर्म के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है दैट इज इट्स प्राइस, और प्राइस के बेसिस पर ही हम हर चीज स्टडी करते हैं। भाई एज कंपेयर टू इस प्राइस पर कितनी डिमांड है, इस प्राइस पे इस कंपनी की सप्लाई कितनी होती है, इतना प्राइस रखने पे वो प्रॉफिट कितना कमा लेते हैं, इतना प्राइस रखने पे उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, खर्चा कितना होता है इतने प्राइस में से। तो प्राइस एक बेसिक एलिमेंट होता है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसीलिए हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फोकस किस पर होता है, प्राइस पर होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो अब हम इंडिविजुअल फर्म के, भाई टाटा की कार के प्राइस क्या है ये तो हम पता नहीं करेंगे, तब तो हम कंट्री की बड़ी प्रॉब्लमों को फेस कर रहे होते हैं। तो वहां पर हम क्या क्या देखते हैं भाई, जैसे कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, ये सब पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी चल रही है, मनी का सिचुएशन कैसे चल रहा है, भाई मनी का सप्लाई कितना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, बैंकिंग स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, भाई बैंकिंग सेक्टर कैसा है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स है, फॉरेन ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो दीज आर कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। ये क्या थे, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ये क्या थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस वेरिएबल पे होता है, नेशनल इनकम, इनकम के बेसिस पे, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस थ्योरी बोलते हैं, बिकॉज वी यूज प्राइस एज अ मेजर एग्रीगेट आप बोल सकते हो, या वेरिएबल या इनपुट। लेकिन जब मैक्रो लेवल पे यानी कंट्री के लेवल की बात करते हैं, तो कंट्री के लिए इनकम जो होती है, नेशनल इनकम होती है, दैट बिकम्स अ मेजर एग्रीगेट या मेजर वेरिएबल, वही बन जाता है हमारा। ठीक है, अब एक चीज और हम देखते हैं, इसके बीच के डिफरेंसेस हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं, कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कहा टाटा की फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, टाटा ग्रुप की कार के बारे में पढ़ रहे हैं, कि टाटा ने नेक्सॉन निकाली है मार्केट में, ईवी टियागो ईवी निकाली, तो इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल्स कितना हो रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है। तो जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम इस थ्योरी पर पढ़ेंगे, ये अज्यूम करेंगे, ये अजम्पशन माना जाता है कि जो मैक्रो लेवल के वेरिएबल्स हैं, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैंकिंग, मनी, ये सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ये अज्यूम किया जाता है। क्या अज्यूम किया जाता है, कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं विल रिमेन कांस्टेंट व्हाइल स्टडीइंग थ्योरी ऑफ माइक्रो लेवल। ठीक है, और यही चीज उल्टा हो जाता है जब मैक्रो पढ़ते हो। तो जब आप कंट्री में पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, पॉवर्टी की बात कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हो, तो जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये मानेंगे कि भाई टाटा की जो सेल थी उतनी ही है,
डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, टाटा की कार के प्राइस उतने ही थे। ये अजम्पशन लिया जाता है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़ते हैं तो हम मानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं, जो कि प्राइस, डिमांड, आउटपुट, सप्लाई, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो ये मेजर 2-3 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। दो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यू शुड नो दिस, क्योंकि जनरली आप जब आगे जाओगे, बड़े होगे, कॉम्पिटिशन में बैठोगे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपके बोर्ड के लेवल में भी ये एक क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का आ सकता है। दैट डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहला तो समझ में आ गया कि भाई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। हम क्योंकि क्लास 11th में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्लास 12th में अगले साल जाके पढ़ेंगे क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। किसी भी इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ना, कि उसकी क्या पढ़ोगे उसके बारे में, कि उसका प्राइस कितना रहता है प्रोडक्ट का, कि क्या क्या आउटपुट दे रहा है, कितना कॉस्ट होता है, क्या सप्लाई होता है, क्या डिमांड होता है, क्या प्रॉफिट कमाती है वो फर्म। तो वो सारी चीजें पढ़ना है हमें क्लास 11th में, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को अलग अलग पढ़ेंगे। 11th आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक पे बेस्ड है। ये अजम्पशन लिया जाता है कि जब हम माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। इतना क्लियर है सबको? माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई डाउट किसी को कहीं पॉइंट पे भी कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, आगे आते हैं। तो इस थ्योरी में हमारा जो पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है भाई, हमको पढ़ना है ये सारे वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इनको मेजर कैसे किया जाता है, हमारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी पर बेस्ड है। तो इसी पे बेस्ड सबसे पहला जो वेरिएबल आता है वो आता है डिमांड। इसीलिए हम थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या हो गया, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का। अब देखिए, तो थ्योरी ऑफ डिमांड हमारा क्या है, क्या कहता है, थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये डिमांड क्या है, व्हाट इज दिस डिमांड मींस। डिमांड होती क्या चीज है, हम रियल लाइफ में देखते हैं ना कि इस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है मार्केट में, ये एक्टर बहुत डिमांड में है इस समय, ये क्रिकेटर की आईपीएल में बहुत डिमांड है। तो क्या है ये डिमांड, कैसे डिफाइन करेंगे, और हिंदी वर्ड क्या होता है, तो डिमांड इन हिंदी हम बोलते हैं मांग। ठीक है, मांग वर्ड है हिंदी में डिमांड के लिए। ठीक है, तो इन हिंदी डिमांड इज कॉल्ड मांग। तो डिमांड है क्या, मांग किसी भी चीज की क्या होती है, बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं विथ डिजायर्स और नीड्स। नीड क्या है, वो चीजें जो बेसिक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो क्या है, नीड है, बेसिक नीड्स हैं, प्राइमरी वांट्स इसको आप बोलते हो। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड हेल्दी फूड, दैट इज न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि फूड है तो जिंदा रहोगे, एक ही आइटम आप पर डे खाते रहोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको रिक्वायर्ड है एज अ बेसिक नीड। तो वो क्या है, तो नीड। अब डिजायर क्या होता है, डिजायर इज अ विश टू हैव समथिंग। मेरे पास कुछ विश है कि भाई मेरे पास भी लैम्बोर्गिनी कार हो, एक फरारी कार हो, है ना, तो दैट इज माई विश, दैट इज माई डिजायर, कि मैं चाहता हूं ऐसा हूं। लेकिन डिमांड क्या होती है फिर, तो डिमांड क्या होती है, जब आप उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए एफर्ट लगाने लग जाओ। एफर्ट कैसे लगाओगे, कि उसको खरीदोगे, खरीदोगे कैसे, पैसा चाहिए होगा, प्राइस होगा कुछ, है ना। तो डिमांड को डिफाइन करना बहुत आसान है। ये 4 एलिमेंट आप याद रखिए। सबसे पहला तो क्वांटिटी, किस चीज की क्वांटिटी होगी भाई, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या चीज होगी, किसी भी कमोडिटी की एक गिवन क्वांटिटी। कोई भी कमोडिटी ले लीजिए, आप ले लीजिए हमारा जो बहुत अच्छे चॉकलेट ले लीजिए, मान लीजिए एक चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट है, क्या है, चॉकलेट है, ठीक है, ऐसे मिलती है ना चॉकलेट, डेयरी मिल्क की है। तो चॉकलेट हमारे पास एक कमोडिटी आ गई। तो चॉकलेट की कितनी क्वांटिटी,
5, 10, 15, 20, 50, 1000, लाख, कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है। पहले तो डिमांड क्या है, एक क्वांटिटी है। ये 4 वेरिएबल्स को आपको पकड़ के चलना है। क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर की एबिलिटी में आ जाए। द क्वांटिटी दैट कंज्यूमर, जो खरीदार है भाई वो खरीद भी तो सके। तो खरीदार जितनी क्वांटिटी खरीद सकता है और खरीदना चाहता भी है कि भाई मैं कार खरीद तो सकता हूं लेकिन अभी मेरा मन नहीं है खरीदने का, या मैं सिगरेट को अफोर्ड तो कर सकता हूं, खरीद सकता हूं, लेकिन आई डोंट वांट टू हैव इट। तो क्या है, क्या सिगरेट की मैं डिमांड करूंगा? नहीं। सिगरेट की डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अगर किसी भी इकोनॉमी में लोग, सिगरेट का एग्जांपल कर लेता हूं मैं, तो खरीद तो सकते हैं भाई, पैसा तो है, बट दे डोंट वांट टू कंज्यूम। तो ऐसे में क्या होगा, वो डिमांड नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो डिमांड नहीं है। तो डिमांड कब बनेगी? जब आप खरीद भी सकते हो, एबिलिटी भी आपके पास है एज अ कंज्यूमर, एंड विलिंगनेस भी आपकी, आप खरीदना चाहते भी हो। तो डिमांड क्या हो गई? इट्स अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर एबल एंड ऑल्सो विलिंग टू बाय। अब एट अ गिवन प्राइस, पहले तो इसका प्राइस होना चाहिए कि भाई चॉकलेट है, ये कितने रुपए वाली चॉकलेट है, ₹5 वाली चॉकलेट है, मान लीजिए 50 रुपए वाली चॉकलेट है, तो कितने की है, इसका प्राइस क्या है, 50 रुपए। तो 50 रुपए वाली कितनी चॉकलेट कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है? ठीक है, खरीदना भी चाहता है और खरीद भी सकता है। कितनी? 50 रुपए वाली। कितनी क्वांटिटी? तो 50 रुपए की कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदना भी चाहता है और खरीद भी सकता है। एंड लास्ट, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितना टाइम पीरियड? एक कुछ टाइम पीरियड भी होना चाहिए भाई, 1 महीने में, 1 दिन में, 1 साल में, है ना। तो एक टाइम बाउंडेड एलिमेंट है ये। तो डिमांड को अब आप डिफाइन करोगे तो भाई एक कंज्यूमर या कोई भी कंज्यूमर्स 50 रुपए वाली कितनी चॉकलेट 1 महीने में, 1 साल में खरीदना चाहता है, तो वो कहलाएगी इसकी डिमांड। तो डिमांड क्या होगी? 4 एलिमेंट को हमने कंबाइन किया, तो डिमांड रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आया ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय, they are also able and they want to buy also, they are able to buy, they are willing to buy as well at a given price। एक गिवन प्राइस पर भी होगा, एक प्राइस भी स्पेसिफिक होगा, ये प्राइस स्पेसिफिक होता है। एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है, उस टोटल क्वांटिटी को बोला जाएगा कि ये उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की डिमांड है। तो ऐसे केस में अगर एग्जांपल आप लीजिए कि कंज्यूमर्स डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट है कितने की, 50 रुपए की है, इसकी 10 यूनिट्स पर मंथ अगर खरीदना चाहता है तो इसकी डिमांड क्या हो गई? तो आप क्या बताओगे? डिमांड फॉर कैडबरी चॉकलेट ऑफ ₹50 इन अ मंथ इज 10 यूनिट्स। समझ में आया? तो डिमांड क्या है? किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर एक टाइम पीरियड के अंदर एक गिवन प्राइस पर खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है। जैसे आप कैंटीन जाते हो तो समोसा आप खरीद भी सकते हो, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो दैट मीन्स आपने उसकी डिमांड की। तो मार्केट में उस समोसे की डिमांड है क्योंकि कंज्यूमर खरीद भी सकता है और खरीदना भी चाहता है, बट हमें बेचना कैसे, बस हमें ये देखना पड़ेगा एज अ सप्लायर। ठीक है, तो डिमांड, इन 4 एलिमेंट को याद रखेंगे तो आपके पास थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, भाई डिमांड है क्या, पता तो। तो डिमांड क्या है? 4 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, टोटल क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर इज able and also willing to buy at a given price and during a given time period। क्लियर है डिमांड की मीनिंग? अब हम देखेंगे कितने टाइप की डिमांड है। भाई हमारे पास डिमांड के टाइप्स भी तो बहुत हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड वी हैव? तो डिमांड कितने टाइप की है? सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होगा भाई? डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, कि मिस्टर एक हमारे पास एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने 1 महीने के अंदर 50 रुपीज वाली इतनी 10 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट खरीदी पर मंथ। तो मिस्टर ए डिमांड्स 50 यूनिट्स 10 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट इन अ मंथ ऑफ ₹50। तो मिस्टर ए कितनी डिमांड करते हैं भाई?
एक पर्सन की जब आप डिमांड कैलकुलेट करो कि एक पर्सन एक महीने के अंदर, अगर हमने मंथ लिया है तो एक महीने के अंदर 50 रुपए वाली 10 चॉकलेट खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है, तो उसकी डिमांड क्या है? 10 यूनिट्स। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गई? इट्स द टोटल क्वांटिटी। जब जैसे अभी आपने डिफाइन किया ना, यहाँ पर आपने यहाँ डिफाइन किया जैसे कि टोटल क्वांटिटी कंज्यूमर कंज्यूम, तो यहाँ कंज्यूमर की जगह क्या आ जाएगा? अ सिंगल कंज्यूमर। तो जब आप टोटल इंडिविजुअल डिमांड को डिफाइन करोगे तो आप क्या बताओगे? इट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक टाइम पीरियड के अंदर एक गिवन प्राइस पे किसी भी कमोडिटी की कितनी यूनिट खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है, वो कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड। और यहीं से आ जाती है मार्केट डिमांड। तो मार्केट का मतलब भाई एक से ज्यादा लोग होंगे, भाई पूरी मार्केट में जितने कंज्यूमर है सबका टोटल कर लो कि भाई एक मार्केट में, अगर हमारे पास एक मार्केट है, ये एक मार्केट है और इसमें मिस्टर ए भी हैं, बी भी हैं, सी भी हैं, डी भी हैं, ई भी हैं, एफ भी हैं, वट एवर इट इज। तो 5-6 कंज्यूमर्स हैं हमारे पास। तो इन सब ने मिलकर जो 50 रुपए वाली चॉकलेट थी, इसकी कितनी यूनिट डिमांड की? मान लेते हैं 70 यूनिट्स। ठीक है, क्या मान लिया हमने? 70 यूनिट्स पर मंथ। तो मार्केट डिमांड क्या हो गई चॉकलेट की? 50 रुपए वाली डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट थी उसको मार्केट में कितना डिमांड किया जाता है? 70 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो डिमांड फॉर कैडबरी चॉकलेट ऑफ ₹50 इन अ मंथ इज 70 यूनिट्स। तो मार्केट डिमांड क्या हो गई? डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो जहां पर इंडिविजुअल लगाया था आपने, वहां पर अब आप क्या लगा दोगे कि ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। तो डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी? डिमांड, मार्केट डिमांड रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर। अगर आप इंडिविजुअल डिमांड को डिफाइन करो तो आप बोलोगे सिंगल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन और जब आप मार्केट डिमांड को डिफाइन करोगे तो अब आप बोलोगे दैट ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट आर एबल एंड विलिंग। तो बहुत ही आसान है, डिमांड की डेफिनेशन आप याद रखोगे। अगर याद होगा कि 4 एलिमेंट है भाई, टोटल क्वांटिटी, कंज्यूमर एबल है, विलिंग है, एक गिवन टाइम पीरियड में और एक गिवन प्राइस पर। तो इन्हीं 4 एलिमेंट से जब आप इंडिविजुअल को डिफाइन करोगे तो आप बोल दोगे बाई एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। जब आप मार्केट डिमांड को डिफाइन करोगे तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है सब मिलके एक गिवन टाइम में एक गिवन प्राइस पर कितनी यूनिट खरीदना और खरीदना चाहते हैं और खरीद भी सकते हैं, तो वो कहलाएगी मार्केट डिमांड। ठीक है, फिर आते हैं एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड। अब एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? एक्स एंटे मतलब दैट द कंज्यूमर इज विलिंग, विलिंग, इंटेंडेड, intended, planned, desired, कुछ भी बोल दीजिए, आपके पास बहुत सारे सिनोनिम है। तो एक्स एंटे का मतलब इट्स द टोटल क्वांटिटी, वही डेफिनेशन बेसिक वही रहेगी, टोटल क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय, इंटेंडेड टू बाय, प्लान्ड टू बाय, डिजायर्ड टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक गिवन टाइम पीरियड में कंज्यूमर्स किसी भी कमोडिटी की कितनी यूनिट खरीदना चाहते हैं, कितना सिर्फ चाहते हैं, एबल भी हैं और चाहते हैं, वो कहलाएगी एक्स एंटे। व्हाट पीपल हैव इंटेंडेड टू बाय, प्लान्ड टू बाय। आप कई बार होता है ना, मार्केट में जाते हो, दोस्तों के साथ जाते हो कि आज मैं जाऊंगा, मम्मी ने बोला कि ये सब्जी लेते आना, 50 का नोट दिया और कहा 2 केजी आलू कम से कम लेके आना। आपने कहा ठीक है, तो आप प्लान करके क्या गए थे कि 50 रुपए में 2 केजी आलू लेके आएंगे। मार्केट में पहुंचे तो आपने देखा आलू के रेट 30 रुपए किलो चल रहा है, तो क्या आप 2 केजी खरीद पाओगे? नहीं मिलेगा। तो आपने जो सोच के गए थे क्या वही खरीदा? नहीं। तो जो सोच के गए थे, क्या आपने सोचा था कि मैं इतना खरीदूंगा?
कई बार आप जाते हो कि आज तो शादी में जाना है, वहाँ पर खरीदना नहीं होता है, बट आप कहीं भी जाते हो ना, कई बार पैसे खर्च करते हो कि आज जाएंगे, इतना पैसा है मेरे पास, आप तो पैसा बहुत है, और आज जाके ये प्रोडक्ट में मोमोज के 2 प्लेट खा लूंगा, 10 मोमोज खाऊंगा, 5 मोमोज खाऊंगा, वो सोच के गए थे। लेकिन क्या एक्चुअली आप उतना कंज्यूम कर पाते हो? नहीं। कई बार उससे भी ज्यादा भी कर लोगे और कई बार उससे कम भी करते हो। तो एक्स एंटे डिमांड मीन्स वो डिमांड जो कि कंज्यूमर सोचता है, कि वो प्लान करता है कि मैं इतना खरीदूंगा, इतना परचेज कर पाऊंगा, या इतना डिजायर्ड है मेरे को, लेकिन वो एक्चुअली जितना करता है तो वो होती है एक्सपोज्ड एक्चुअल। ठीक है, तो एक्स एंटे डिमांड का मतलब क्या हो गया? व्हाट कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय। लेकिन एक्सपोज्ड क्या होता है? व्हाट पीपल यानी कंज्यूमर्स एक्चुअली एंड्स अप बाइंग। आप सोचे कितना थे और आप खरीद कितना रहे हो, वो कहलाता है एक्स एंटे एंड एक्सपोज्ड। आपने सोचा, प्लान किया कि इतना खरीदेंगे, दैट इज एक्स एंटे। आप एक्चुअली कितना खरीदते हो, दैट इज एक्सपोज्ड। क्लियर है? फिर आते हैं जॉइंट डिमांड। अब ये जॉइंट वर्ड आजकल बड़ा पॉपुलर है। जॉइंट सबने सुना होगा। जॉइंट का मतलब जहां पर 2 बोन्स ज्वाइन होती हैं, वो वाला नहीं, ये वाली जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट्स कहाँ हैं? हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट्स मतलब जहां पर 2 चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएं, वो जॉइंट कहलाता है। तो जॉइंट डिमांड भी क्या है? व्हेन 2 प्रोडक्ट्स डिमांडेड टुगेदर। तो जब 2 प्रोडक्ट आपस में एक साथ डिमांड किए जाते हैं, डिमांड एक साथ कब किए जाएंगे? जब दोनों साथ में यूज होते हैं। जैसे आप जाते हो तो भाई कार खरीदोगे, साथ में पेट्रोल तुरंत खरीदना पड़ता है कि नहीं करते? पड़ता है। बिना पेट्रोल के तो कार चलाओगे नहीं, है ना? ब्रेड लिया तो ब्रेड के साथ आप जैम, बटर, एग, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे। तो ब्रेड एंड बटर हम यूज करते हैं। ठीक है, पेन एंड इंक। अब तो इंक पेन ऑलरेडी आते हैं, नहीं तो अदरवाइज पहले क्या होता था, पेन खरीदिए और उसमें इंक फिल करने के लिए इंक भी खरीदना पड़ता था। शू एंड सॉक्स आप साथ में यूज करते हो। तो दोज प्रोडक्ट विच आर बॉट टुगेदर, दे आर डिमांडेड टुगेदर, दे आर यूज टुगेदर, आर कॉल्ड जॉइंट डिमांड। तो उनकी जब भी कोई प्रोडक्ट जिनको एक साथ खरीदा जाता है, उनकी डिमांड एक साथ होती है, तो दे आर कॉल्ड जॉइंटली डिमांडेड। तो उनकी डिमांड क्या है? जॉइंट है, एक साथ खरीदी जाती है कि भाई हमने ये खरीदा तो इसके साथ ये भी खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, कि मोबाइल खरीदा है तो सिम भी खरीदना पड़ेगा ही करेगा, है ना? होता है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। फिर आती है डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है? जो ऑटोमेटिक डिमांड को अराइज कर दे। when the demand for other product automatically arises because of demand of one product। एक डिमांड खरीदा आपने, एक डिमांड क्या खरीदा? कि आपने मान लीजिए ब्रिक खरीदा। क्या खरीदा? ब्रिक खरीदा, ईंटा खरीदा। ईंटें हम क्यों खरीदते हैं भाई? किसी को मारने के लिए। कश्मीर में खरीदा जाता होगा, पत्थरबाजी नहीं। अदरवाइज वी डोंट बाय ब्रिक फॉर थ्रोइंग ऑन समवन। या लड़के हम लोग के टाइम पे स्टंप बनाने के लिए, विकेट बनाने के लिए खरीदते थे ईंटें? खरीदते थे? नहीं, पड़ा हुआ उठा लेते थे। तो खरीदते क्यों है? व्हेन डू वी डिमांड ब्रिक? फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ब्रिक खरीदने से क्या कंस्ट्रक्शन हो जाएगा? क्या होगा? इसके साथ आपकी बहुत सारी डिमांड राइज होगी। कैसे भाई? आपको स्टील भी लेना पड़ेगा, और आपको सीमेंट भी लेना पड़ेगा, टिम्बर भी लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे आइटम की डिमांड अपने आप राइज हो जाती है। आज के टाइम पे मोबाइल फोन लिया तो सिम भी लेना पड़ेगा, बैक कवर भी लेना पड़ेगा, और स्क्रीन गार्ड भी लगवाना पड़ेगा। आजकल तो चार्जर के लिए अडेप्टर भी लेना पड़ेगा, ईयरफोन, ब्लूटूथ तो अलग से लेना ही पड़ेगा। तो क्या है? डिराइव डिमांड है। व्हेन बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट डिमांड फॉर मल्टीपल अदर प्रोडक्ट अराइजेस ऑटोमेटिकली। तो वो क्या कहता है? डिमांड। कि ब्रिक की डिमांड ने स्टील, सीमेंट, टिम्बर की डिमांड को डिराइव कर लिया अपने आप। आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो हम बता देते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक टर्म आता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो इनकी डिमांड भी डिराइव कहलाती है। कि एक को खरीदोगे तो अपने आप बाकी के लिए खरीदना। घर में बहुत डिराइव होता है भाई। पापा अगर 2 बच्चे हैं घर में, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, एक के लिए लेके आए तो ऑटोमेटिकली दूसरे तीसरे के लिए तो लेना ही पड़ेगा।
अकेले एक के लिए तो कोई सामान आ नहीं सकता, तो ऐसे में इसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं और उसकी वजह से डिमांड फॉर मेनी अदर प्रोडक्ट अराइजेस, तो सच डिमांड्स आर कॉल्ड डिराइव डिमांड। ठीक है, क्लियर है। लास्ट आता है हमारे पास कॉम्पोजिट डिमांड। अब ये कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है? जो आपस में कई सारे प्रोडक्ट की डिमांड को मिला के कर लिया जाए, कि भाई हमको खरीदना था 4 आइटम, हमने एक ही 4 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, है ना, कि डैंड्रफ भी है बाल में और बहुत ड्राई भी हो रहा है, सिल्की भी नहीं है और ये करना है, शैम्पू भी करना है, एक शैम्पू खरीदा सारी प्रॉब्लम सॉल्व, तो क्या हो गया? कॉम्पोजिट हो गया, 4 डिमांड की जगह एक में समा गई। तो ऐसी डिमांड को बोलते हैं डिराइव डिमांड, सॉरी कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या है? व्हेन वी डिमांड सच अ प्रोडक्ट विच हैव मल्टीपल यूजेस, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके बहुत सारी यूजेस होते हैं हमारे पास, उनकी डिमांड को बोलते हैं डिराइव डिमांड। जैसे मिल्क आप सबके घर में यूज होता है, हमारे घर में भी यूज होता है, डिमांड फॉर मिल्क। अब आप मिल्क खरीदते हो तो उससे क्या क्या डिमांड सेटिस्फाई करते हो? आप मिल्क को ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हो, रात में, सुबह, शाम, जो भी होगा, बच्चे घर में पीते भी हैं, सभी लोग पीते हैं, चाय बनाने काम आता है, कॉफी बनाने का काम आता है, कर्ड भी बनती है उसी से हमारे घरों में, पनीर भी बना सकते हैं उससे, बटर भी बना सकते हैं, बटर मिल्क भी बना सकते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं उसके, मिठाई बनाने में काम आता है। सो डिमांड फॉर मिल्क इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। क्यों? क्योंकि एक बार बस मिल्क खरीद लीजिए, आपको ना दही खरीदना पड़ेगा, ना पनीर खरीदना पड़ेगा, ना हमको बटर खरीदना पड़ेगा, ना घी खरीदना पड़ेगा, हर काम हो जाता ना। आप सबके घर में आप देखते होगे मम्मी लोग घी हो गया, बटर हो गया, ये सब अपने आप निकाल लेते हैं, सबके यहाँ नहीं होता, मतलब ज़्यादातर क्या होता होगा ऐसा ना। सो वो हम लोग क्या कभी खरीदते हैं? घी खरीदना पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मिल्क खरीदा था, मिल्क की डिमांड की वजह से घी की डिमांड उसी में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई, हमें घी अलग से नहीं खरीदना पड़ता। तो ये कहलाता है कॉम्पोजिट डिमांड। तो समझ में आएगी टाइप्स ऑफ डिमांड हमारी कितनी होती है, ये आप लोग को क्लियर है? इसमें यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आज की वीडियो पे हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो रही हो कोई कमेंट करिए, बिल्कुल बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अदरवाइज हम लाइन से पढ़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में फैलाइए। हम लाइव आपके लिए पर डे ऐसे ही वीडियोस डालते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी इसी चैनल पर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और BST। So stay tuned to the channel. We'll meet again. Till then, bye bye.